11 चैप्टर्स में से ना सीबीएसई ने 3 चैप्टर कम कर दिए हैं, तो अब हमें केवल 8 चैप्टर्स इस बुक में पढ़ने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, जो मैंने कल स्टार्ट किया था आपका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका है, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड है, तो अब हमें इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बेटा सुनाई दे रहा है? अब जो है ना आप देखेंगे कि हाँ बच्चे, हाँ मैं बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने कि कल सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है और उसमें बताया है कि अपना कर दिया है। मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है हिस्ट्री में, उसमें 11 चैप्टर्स हैं टोटल, तो वो 11 चैप्टर्स में से अब हमारे 3 चैप्टर कम हो गए हैं और अब हमें उसमें से केवल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो डिलीट हो गया है, इसके अलावा हमारा 5th चैप्टर है वो डिलीट हुआ है और इसके अलावा हमारा 8th चैप्टर है वो डिलीट हुआ है। वो 3 चैप्टर अब हमें आप लोगों को नहीं पढ़ाने हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं और बाकी के चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करूंगी सेकंड वाला, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हमारे पास जो सिलेबस है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट, उसमें आप लोगों को मुझे ये पढ़ाना था कि हमारा जो इवोल्यूशन है ह्यूमन बीइंग्स का वो कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से उसमें चेंजेस आए, ये हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। लेकिन अब तो हमारा वो चैप्टर डिलीट हो गया है, तो अब हम लोगों को सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है और जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो उसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ ये चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो कैसे एमर्ज हुई और वो कितनी डेवलप्ड थी और हमारी जो राइटिंग की स्किल है वो कैसे डेवलप हुई, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आप देखेंगे कि इससे पहले वाले जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे अर्ली, they did not know how to communicate with each other. They did not know how to talk to each other। जिस तरीके से आज हम बोल पाते हैं, उस समय पर वो लोग ये सब बातें नहीं बोल पाते थे, उनको बोलना नहीं आता था, उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनको जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स उनके उस समय पर इतने डेवलप्ड नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे वर्ल्ड में जो आज हम जैसे लिखते हैं, आज जो हम लिख करके अपनी बातें जो है ना वो बातें हम जो है ना समझाते हैं एक दूसरे को, तो वो उस समय पर जो है उस समय तक ये जो है ना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय पर आप देखेंगे कि लोग कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, कैसे लोग अपने मैसेजेस जो है वो दूसरों को बताते थे। देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स कि जब हमें कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट होती है, वी नीड टू speak to someone, we need to express our feelings to someone, we need कि हमारे चाहे जॉयज हैं चाहे हमारे सॉरोज हैं, हमें एक दूसरे को बताने की रिक्वायरमेंट होती है। बट डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर ये जो जैसे हम कहें कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, तो बिकॉज ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के जस्ट साथ में ही जो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो डेवलप नहीं हुए थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट, दे डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक, है ना, दे जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्व्स विद देयर बॉडीली गेस्चर्स। अपने शरीर के गेस्चर से
वो जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हम मतलब राइटिंग के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, राइटिंग का तो यहाँ कोई इशू था ही नहीं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमें ये देखना था। अब जो राइटिंग का जो सेक्शन है, जो राइटिंग का डेवलपमेंट है या राइटिंग की जो डिस्कवरी है, वो शुरू हुई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो जो राइटिंग का जो डेवलपमेंट था वो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सबसे पहले देखा, लेकिन हम हड़प्पा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया के बारे में। वो इसलिए पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी, दैट स्क्रिप्ट इज डेसिफर्ड एंड दैट स्क्रिप्ट इज रीडेबल। उसको पढ़ा गया है, उसको लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हमारी जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं गई है। दिस इज आवर वीकनेस, दिस इज आवर ड्रॉबैक। ये नहीं तो हम यहाँ पर मेसोपोटामिया की बजाय हम हड़प्पा पढ़ रहे होते, हड़प्पा की स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे होते कि हड़प्पा ने सब लोगों को दुनिया को लिखना सिखाया। लेकिन क्योंकि वो सिविलाइजेशन, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जो है वो सिविलाइजेशन की पढ़ी नहीं जा सकी है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, उसमें हम 4 सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। और वो 4 सिविलाइजेशंस हैं बच्चों, कौन कौन सी? एक तो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरी है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तीसरी है हड़प्पन सिविलाइजेशन और चौथी है चाइनीज सिविलाइजेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे, अब आप देखेंगे कि ये जो 4 सिविलाइजेशन है ये अलग अलग जगहों पर डेवलप हुई और ये सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ में ट्रेड भी करती थी। एक दूसरे के साथ में जो है इनके एक दूसरे के साथ में इनके ट्रेड रिलेशंस थे। एक सिविलाइजेशन के लोग जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन में जाया करते थे। डियर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो चारों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, ये चारों की चारों सिविलाइजेशन रिवर वैलीज में डेवलप हुई थी, रिवर वैलीज में अकर हुई थी। तो आप देखेंगे कि ये चारों सिविलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जिसमें से कि हम जो है ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये ऐसी पहली सिविलाइजेशन थी कि जिसमें सिटी लाइफ जो है वो डेवलप हुई थी। लेकिन सिटी लाइफ तो हड़प्पा में भी डेवलप हुई थी और हड़प्पा की जो सिटी लाइफ थी दैट वाज मैग्निफिशिएंट, और वो जो सिटी लाइफ थी वो प्लैन्ड सिटी लाइफ थी। ये भी हम लोगों को इसमें देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हम इसलिए लिख पढ़ रहे हैं क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट पढ़ी जा चुकी है, तो इसके बारे में हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेसोपोटामियन की जो सिविलाइजेशन है, इट वाज डेवलप्ड बिटवीन द रिवर यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस। ये जो सभ्यता थी, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो 2 नदियों के बीच में हुआ था। तो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, दीज वर द 2 रिवर्स। इसके बीच में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, दिस सिविलाइजेशन वाज नोन एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और आज के समय में ये सिविलाइजेशन, अगर मैं आप ये कहें कि मैडम ये जो सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई थी, आज उस कंट्री का क्या नाम है, उसे क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगी। आज जो है हम उसको रिपब्लिक ऑफ इराक कहते हैं, जहाँ पर कभी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बेटा, इसकी ये अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी सिटी लाइफ के लिए, अपने वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए
बहुत ज्यादा जानी जाती है, माने दीज वर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स फॉर विच दिस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन टू द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया की राइटिंग सिस्टम है और उसका जो लिटरेचर है वो पूरे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, सीरिया में, ठीक है, और टर्की में, पूरे सब जगह पर पहुंचा after 2000 BCE, so that the kingdoms of that region were writing to one another and to the pharaoh of Egypt। फराओ कौन होता है बेटा? फराओ जो है वो किंग को कहा जाता है इजिप्ट में। In the language and script of Mesopotamia, here we shall explore the connection between city life and writing and then look at some outcomes of a sustained tradition of writing। हम लोग यहाँ पर जो है ना पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो है ना सिटी लाइफ और राइटिंग के बीच में कनेक्शन रहा, कैसे कनेक्ट हुए ये, एंड देन लुक एट सम आउटकम्स ऑफ ए सस्टेन्ड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग। फिर माने कि जो ट्रेडिशन, जो हमारा राइटिंग का सिस्टम था वो यहाँ पे कैसे सबसे पहले डेवलप हुआ, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, अब देखो एक तो होती है हिस्ट्री, एक होती है प्री हिस्ट्री। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री हम उस पीरियड को कहते हैं फॉर दैट वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स, एंड हिस्ट्री हम उस पीरियड को कहते हैं जिसके लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना इस बात को कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री का मतलब है कि जब हमने लिखना शुरू कर दिया था तो द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ वाज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कर। माने कि जब हमने लिखना शुरू कर दिया था तो जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारी उस पीरियड को, उसमें मतलब जो अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका था वहां पर, और जो है ना इस लैंड को, इस पार्ट को क्या जगह कहा जाता था? इस पार्ट को कहा जाता था सुमेर एंड अक्कड़। क्या बोलते थे बेटा इसको? सुमेर एंड अक्कड़। अक्कड़ एंड सुमेर ये जगह के नाम थे, और ये कहाँ पर लोकेटेड थे? ये जो है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं उसके साउथ पार्ट में ये लोकेटेड थे। After 2000 BCE, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region। अब देखो कि 2000 BCE के बाद में जो ये जगह थी उसको बेबीलोनिया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो रूलर्स थे वो बेबीलोन कहलाते थे। तो व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी, माने बेबीलोन एक सिटी का नाम है, और जब ये बेबीलोन जो है वो इम्पोर्टेंट सिटी और वहां जो लोग रहते थे, द टर्म बेबीलोनिया वाज यूज्ड फॉर द सदर्न रीजन। माने बेबीलोन जो है वो किंग का नाम है और बेबीलोनिया उस रीजन को कहा जाता है जहां पर बेबीलोन रूल करते थे। तो इसके बाद देखेंगे कि हम फ्रॉम इम्पोर्टेंट 1100 BCE, जब यहाँ पर फिर एसीरियंस जो है वो आने लगे। एसीरियंस माने कि जो सीरिया में रहने वाले लोग थे वो इस तरफ को मूव करने लगे, ठीक है। तो इसीलिए इस रीजन को फिर एसीरिया कहा जाने लगा। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन। अब देखो इससे पहले कोई लैंग्वेज का नाम जो है ना नहीं पता था, लेकिन सबसे पहली जो लैंग्वेज मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में यूज की जा रही थी उसका नाम था सुमेर। उसका नाम था सुमेरियन। सुमेर वहां के लोग थे और सुमेरियन जो है वो क्या थी? सुमेरियन जो है वो लैंग्वेज का नाम था, जो मतलब सुमेर में जो लैंग्वेज बोली जाती थी दैट लैंग्वेज वाज नोन एज सुमेरियन। It was gradually replaced by Akkadian around 2400 BCE. When Akkadian speakers arrived, this language flourished till about Alexander's time, with some regional changes occurring from 1400 BCE. Aramaic also trickled in this region, और 1400 BCE के दौरान जो है यहाँ पर आर्मिक माने आर्मीनिया में जो लोग रहते थे उनको कहा जाता है आर्मिक, वो लोग भी यहाँ पर रहने के लिए आने लगे। इस तरीके से यहाँ की जो लैंग्वेज थी, दिस लैंग्वेज सिमिलर टू हिब्रू, उनकी जो लैंग्वेज थी, आर्मिक भी एक लैंग्वेज का ही नाम है, और ये जो
लैंग्वेज थी ये हिब्रू लैंग्वेज के जैसी थी। became widely spoken after 1000 BCE. It is still spoken in parts of Iraq. तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती थी। तो सबसे पहले तो सुमेरियन लैंग्वेज, फिर अक्कड़ियन लैंग्वेज, उसके बाद जो है ना जो लैंग्वेज बोली जा रही थी उस लैंग्वेज का नाम था आर्मिक, और उसके बाद था फिर हिब्रू जैसी लैंग्वेज थी ये, और लास्टली जो है ना हमने देखा कि हिब्रू लैंग्वेज जो है वो आज भी वहाँ के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर से मैं एक बार को थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूं कि जो सिटी लाइफ है वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में डेवलप हुई थी। अब मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि सिटी लाइफ जो है ना वो हड़प्पा में डेवलप हुई थी, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको क्योंकि हमारे पास उसके रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है अवेलेबल, है ना। हमारे पास जो है ना वो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की जो सिटी लाइफ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुस्कान आप मुझे एक बार बताओगे कि जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है ये किस जो है ना रिवर वैलीज में डेवलप हुई थी। यस मुस्कान, अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे इसका आंसर बताओ। मुस्कान बताओ बेटा कि कौन सी नदी के बीच में ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, बोलो बेटा। वैशाली। मैम यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। शाबाश, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है बेटा। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस ये दो नदियां थी जिसके बीच में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। अब आप मुझे बताएंगे कि जो सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो कौन सी थी। वैशाली आप बताओ बेटा। वैशाली। मैम सुमेरियन। सुमेरियन। हाँ, उसके बाद अक्कड़ियन, ठीक है। और जो बेबीलोनिया था बेटा वो किसे कहा जाता है। बेबीलोनिया, बेबीलोनिया किसे कहते हैं। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बोलो बेटा। बेबीलोन जो है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बोलो, आप समझ में आ रही है। हेलो, अब आवाज सुनाई दे रही है मैम जहाँ पे, हाँ बेटा। मैम जहाँ पे बेबीलोन रूल करते हैं। हाँ, तो बेबीलोन जो है वो एक सिटी का नाम है, और जहाँ पे बेबीलोन रूलर्स काम रूल करते थे उनको जो है ना बेबीलोनिया कहा जाता था। बेबीलोनिया एक जगह का नाम जो कि सदर्न रीजन थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो सदर्न पार्ट था ना उसको बेबीलोनिया कहा जाता था। अब समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब आप बताएंगे मुझे कि हिब्रू लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है वो आज भी इराक के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। अच्छा, अब तुषार आप मुझे ये बताओ बेटा कि जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है वो आज किस उसकी जगह पर या उस जगह पर आज कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। आज उसे किस कंट्री के नाम से जाना जाता है। मैम रिपब्लिक ऑफ इराक। इराक। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, है ना। तो आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और इसके जो बेटा न्यू टर्म्स है ना वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो न्यू टर्म्स क्या है। द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसोस मीनिंग मिडिल एंड पोटामास मीनिंग रिवर, है ना। तो माने इन द मिडिल ऑफ द रिवर, इसका मतलब यही हुआ ना मेसोपोटामिया का कि इन द मिडिल ऑफ द रिवर। मेसोस मीनिंग मिडिल एंड पोटामोस मीनिंग रिवर। समझ में आ गया बेटा आपको। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन। अब देखो कि आज हम इसके बारे में पढ़ पा रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे हम इनके बारे में जान पा रहे हैं। तो वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट की देन है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने 1840s के अराउंड जो है वो खुदाई शुरू की, एक्सकवेशन शुरू किए, और एक्सकवेशंस के दौरान उन्होंने वहां पर जो चीजें उनको मिली, जैसे ऑर्नामेंट्स मिले, जैसे बिल्डिंग्स मिली, जैसे ग्रेव्स मिली, जैसे टूल्स मिले, सील्स मिली, ठीक है, और ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उनको स्टडी करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने
आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया या हमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में इम्पोर्टेंट सोर्सेज उन्होंने हमारे लिए गैदर किए। तो ये जो क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने जब खुदाई की तो इनको बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हुई, और वो जो चीजें वहां पर उनको अवेलेबल हुई उनको स्टडी करके उन्होंने हमें बताया कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग उन चीजों को कैसे यूज करते थे, क्यों यूज करते थे, और उसका क्या यूज होता था, और आज प्रेजेंट टाइम में वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताया कि मेसोपोटामिया वाज इम्पोर्टेंट टू यूरोपियंस। अब जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है बेटा, वैसे तो ये सिविलाइजेशन जो है वो इराक में डेवलप हुई, और ये जो सिविलाइजेशन है बेटा इसको ये कौन सी कहाँ पर डेवलप हुई थी, ये जिसको हम कहते हैं ना अरेबियन कंट्रीज, ये वहां पर जो है ना मिडिल ईस्ट में क्या बोलते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज में जो है ना एशियन कंट्रीज में डेवलप हुई थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है ना ये ध्यान में रखना होगा कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूरोपियंस आल्सो। यूरोपियंस ने भी अपनी जो बाइबल है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट माने जो इसका पुराना वाला पार्ट है, इस ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जिक्र किया है। इस में उन्होंने द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, फॉर इंस्टांस द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमर, उन्होंने जो है ना शिमर को रेफर किया है, SHIMAR शिमर। ये जो शिमर वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि ये शिमर का मतलब शायद सुमेर होगा। माने कि जो शिमर वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा लगता है कि ये जो शिमर वर्ड है ये सुमेरियंस के लिए यूज किया गया है, सुमेर के लिए यूज किया गया है। तो जो सुमेर है ये क्या है, एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज। सुमेर जो है वो ब्रिक माने पक्की ईंटों का बना हुआ शहर था। Travelers and scholars of Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land. जो यूरोप के ट्रैवलर्स थे और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने मेसोपोटामिया को अपनी एंसेस्ट्रल लैंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया। वो ये मानते हैं कि जो ये लैंड है वो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है। कहने का मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि पहले मेसोपोटामिया भी यूरोप में ही शामिल था। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। And when archaeological work began in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. और जब यहाँ पर excavations शुरू हुए तो स्टूडेंट्स फिर उनको तो जो है क्या मिल गया, एविडेंसेस मिल गए। उनको एविडेंसेस मिल गए कि ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र भी है, और यहाँ पर जो है ना जब खुदाई हुई तो भी उसके बारे में उनको पता लगा। तो वॉट एवर दे फाउंड इन द एक्सकवेशंस was available in the literature also. So this was proved. From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia, है ना। अब मेसोपोटामिया के बारे में जब इसकी खुदाई हो रही थी तो लोग बहुत एंथुजियास्ट हो रहे थे, बहुत जो है ना मतलब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि वहाँ के बारे में रोज नई नई जानकारियां मिल रही थी, रोज नई नई जो है ना बातें पता चल रही थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना बेटा वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बहुत ज्यादा जो है ना एक्साइटेड थे, वो भी जानना चाहते थे कि ये क्या चीजें हैं और कैसे जो है ना वो वहां पे मिल रही हैं, और उसको फंड भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर फंडेड an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible. देखो बेटा कि 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंडेड एन एक्सपेडिशन, एक एक्सपेडिशन को फंड किया, फंड माने उसको स्पॉन्सर किया, उसकी यात्रा का पूरा खर्चा दिया, है ना, उसका पूरा खर्चा उठाया। और क्यों खर्चा उठाया उसको ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया था टू सर्च फॉर ए टैबलेट नैरेटिंग द स्टोरी ऑफ द फ्लड। माने
कि ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने एक एक्सपेडिशन को वहां जाना मेसोपोटामिया में, और उस खुदाई के दौरान ये एक टैबलेट जो थी उसको फाइंड आउट करना कि जिसमें बाइबल में जो स्टोरी मेंशन की गई है उस स्टोरी का कहीं जिक्र जो है वो उस टैबलेट पर हो, और ऐसी टैबलेट अगर मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन में एक्सकवेशंस में मिलती है तो दिस विल बी अ ग्रेट एविडेंस फॉर देम, तो वो अपनी धाक जो है वो पूरे वर्ल्ड में जमा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक्सपेडिशन को फंड किया, और वो जो है ना जो एक फ्लड की कहानी जो कि वर्णन की गई थी एक टैबलेट पर, उस टैबलेट को जो है ना वो ढूंढने के लिए वहां पर गए थे। By the 1960s, it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true. लेकिन 1960s तक जो है ना आते आते अब जो है ना ये बात क्लियर हो गई। देखो बेटा, अभी तक तो मैंने आपसे ये कहा ना कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो मानते थे कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है that was once a part of the European of the Europe कॉन्टिनेंट, और इसलिए जो है ना वो बाइबल में इसका भी जिक्र किया गया था, और इसीलिए वो इतने ज्यादा एंथुजियस्ट थे, इतने ज्यादा जो है ना उत्साहित थे, और इसीलिए उन्होंने इसकी फंडिंग भी की थी। बट फाइनली 1960s तक आते आते उनको ये बात पता लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। माने कि बाइबल में जो कहानियां लिखी गई हैं या ओल्ड टेस्टामेंट में जो कहानियां लिखी गई हैं, दे आर नॉट लिटरली ट्रू, माने वो सचमुच सही नहीं है, वो सच्ची नहीं है, बट मे हैव बीन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट इम्पोर्टेंट चेंजेस इन हिस्ट्री। तो वो जो फ्लड वाली कहानी है, वो फ्लड वाली कहानी जरूरी नहीं है कि वो सच हो, और वो सच नहीं है, बल्कि उसको मेंशन वहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि जो मेमोरीज हैं या कुछ जो पुरानी बातें कभी पास्ट में हुई होंगी, और जब ये बाइबल लिखी जा रही थी तो उस समय पर उनको वहां पर रिकॉर्ड किया गया, वहां पर उनको मेंशन किया गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये जो है, या जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो जिक्र किया गया है वो बिल्कुल जो है ना लिटरली सही हो। Gradually, archaeological techniques became far more sophisticated and refined. What is more, attention was directed to different questions, including reconstruction, the lives of ordinary people. अब देखो, हम जब कभी भी बेटा हम पढ़ते हैं तो हमें किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ें, किसी भी जो है ना कंट्री के बारे में हम पढ़ें, किसी भी रूलर के बारे में हम पढ़ें, तो डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज कम टू नो अबाउट द रूलर्स, अबाउट द country, about the governments, and we do not know about the ordinary life. So नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके बारे में बहुत ही कम मेंशन किया जाता है। एंड इसके पीछे क्या रीजन है कि ऑर्डिनरी लाइफ जो है या ऑर्डिनरी पीपल, दे डोंट कीप देयर रिकॉर्ड्स इन राइटिंग। वो अपना रिकॉर्ड जो है वो राइटिंग में नहीं रखते हैं, वो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, बिकॉज दे हैव ए वेरी ऑर्डिनरी लाइफ। That is why they don't keep it as a record, इसलिए वो उसको लिख करके नहीं रखते हैं। Whereas the king और the rulers और the governments ये क्या करते हैं कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत important होती है, they are important for the sake of the people, और जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए, और they have some different type of life, है ना, उनकी लाइफ जो है वो कुछ अलग होती है, इसीलिए उनके बारे में जो है हमें अक्सर रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, तो उनके बारे में जो है ना हमें पता चल जाता है। Establishing the literal truth of biblical narratives receded into the background. Much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these later studies. तो dear students, हम लोग जो है ना आज इतना ही देखेंगे। अभी एक दो दिन में और थोड़ा सा वेट करूंगी कि आप लोगों की क्लास में अगर और बच्चे आते हैं, स्ट्रेंथ आती है, तो फिर मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा बताऊंगी
कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, मेसोपोटामिया का एनवायरनमेंट कैसा है, मेसोपोटामिया के जो नेचुरल फीचर्स हैं वो कैसे हैं। तो मेसोपोटामिया जो है, जिसे आज हम इराक कहते हैं, इट इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स। डाइवर्स एनवायरमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट पाए जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर क्या है, ग्रीन और अंडुलेटिंग प्लेन्स है। दूसरा क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ी जो है माउंटेन रेंजेस हैं जो कि पेड़ों से ढकी हुई हैं, और यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पानी से भरी रहती हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वाइल्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, एनफ रेनफॉल होती है, जिससे कि जो है ना एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, और वैसे भी आप देखेंगे कि खेती यहाँ पर अच्छी होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ ये जो सिविलाइजेशन है ये रिवर वैली में सिचुएटेड है। तो रिवर वैली में होने के नाते यहाँ पर वैसे भी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, डाइवर्स एनवायरनमेंट है, ठीक है। आपने देखा कि ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ग्रीन और अंडुलेटिंग प्लेन्स अवेलेबल है। आपने देखा कि यहाँ पे माउंटेन्स अवेलेबल है, और आपने देखा कि माउंटेन्स आर कवर्ड विद ग्रीन ट्रीज, और आपने देखा यहाँ पे स्ट्रीम्स है, और यहाँ पे आपने देखा कि दे हैव वाइल्ड फ्लावर्स, और यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छी होती है। तो ऑल दीज कंडीशंस आर जो है, आप कहेंगे कि they are helpful for good environmental conditions, and agricultural land के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो 7000 से 6000 BCE में स्टार्ट हुआ था, और यह नॉर्थ में शुरू हुआ था, जिसको हम स्टेपी ग्रासलैंड्स कहते हैं। स्टेपी ग्रासलैंड्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जैसे प्रेरीज ग्रासलैंड है जो अमेरिका में है। इसी तरीके से हमने जो है ना डाउन्स ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा जो ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे ही हमने जो है ना स्टेपीज के बारे में पढ़ा। तो ये ग्रासलैंड्स हैं, और ये जो पंपास के बारे में पढ़ा, तो ये ग्रासलैंड्स हैं, और ये ग्रासलैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल लैंड एरिया होते हैं, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये डेवलप है। अच्छा, आफ्टर द वेयर एनिमल हर्डिंग, अब देखो जो स्टेपी है वो एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हर्डिंग होती है, हर्डिंग माने पशुओं को बड़ी मात्रा में पाला जाता है, और इससे जो है ना ये उनका इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है। एंड आफ्टर द विंटर रेन्स शीप एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो श्रब्स दैट ग्रो हियर। और जब विंटर खत्म हो जाते हैं और विंटर रेन्स खत्म होते हैं, तो यहाँ पे शीप है, गोट्स है, ये जो है ना फीड ऑन द ग्रासेस, और जो है ना ये ग्रासेस पे फीड करते हैं, और यहाँ पर अच्छे से ग्रो करते हैं। टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ट्रिग्रिस, और ईस्ट में ट्रिग्रिस नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि रूट प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। तो आप जानते हैं ना बच्चों कि अर्ली टाइम्स में व्हेन वी डू नॉट हैव modern means of transportation and communication, so at that time we have means of communication in the form of rivers, है ना, नदी के फॉर्म में। तो नदियों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रेवल किया करते थे। तो द साउथ इज ए डेजर्ट एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज्ड, है ना। साउथ क्या है, एक डेजर्ट है, और वहीं पर जो है वो सिटीज और राइटिंग एमर्ज हुई थी। This desert could support cities because the rivers Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry loads of silt. यहाँ पर जो है ना नदियों से क्या आती है, बहुत बारीक महीन फर्टाइल सॉइल आती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही सपोर्टिव होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो है ना फर्टाइल सिल्ट के डिपोजिशन की वजह से ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग
क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है मैं आज आप लोगों की लिस्ट बना लेती हूँ. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल टेक योर अटेंडेंस ऑन दिस मीटिंग, इन दिस मीटिंग ओनली. आई विल कॉल योर नेम एंड यू हैव टू से यस मैम. ठीक है, आप लोग मुझे उसके हिसाब से अटेंडेंस भी देंगे. कितने बच्चे टोटल इस क्लास में अब तक एडमिशन हो चुका है, जिनकी फीस डिपॉजिट हो चुकी है, वो मुझे पता लग जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ. कोई समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछ लो. यस, एनीथिंग? मैम, जो आपने सिमर के बारे में बताया था एक बार रिपीट कर दो प्लीज. शिमर के बारे में, शिमर है ना SHIMAR. शिमर जो है ना एक वर्ड है. ये शिमर जो है ना वर्ड बेटा कहाँ पर जो है ना लिखा गया है. ये वर्ड जो है वो लिखा गया है ओल्ड टेस्टामेंट में. तो वो जो शिमर वर्ड है ना, इस शिमर वर्ड को ऐसा माना जाता है कि ये जो शिमर वर्ड है ये सुमेर है. मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि कोई वर्ड जो है जिसको हम अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं और अलग अलग तरीके से हम उसको यूज करते हैं, है ना. तो ऐसा ही जो है ना कहा जाता है कि जो ये शिमर वर्ड है ना ये सुमेर के लिए यूज किया गया होगा. ठीक है, यस मैम, थैंक यू. आपको बेटा ये दिख रहा है राइटिंग एंड सिटी लाइफ जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ. यस मैम. ठीक है, मैम, मैम, ये दिख रहा है बेटा आपको? मैम, हाँ बेटा, हाँ बेटा. मैम जो आपने सुमेर और अक्कड़ का बताया था वो लोकेटेड सदर्न पार्ट में है ना? मैम, हेलो मैम. हाँ, मैम, अपना माइक बंद कीजिए बेटा. हाँ बेटा मैम बोलो. जो आपने सुमेर और अक्कड़ का बताया था वो दोनों सदर्न पार्ट में लोकेटेड है ना? हाँ बेटा, पहले सुमेरियन फिर अक्कड़. ठीक है, और ये जगह भी थी, जगह के भी नाम थे ये सुमेर और अक्कड़. और फिर जहाँ पे वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी ना उसको सुमेर में सुमेरियन और अक्कड़ियन अक्कड़ में. ठीक है, और बोलो. थैंक यू मैम. सबको समझ में आ गया बेटा? यस मैम. ठीक है, यस तो मैम. हाँ तो बेटा आप आपने आपको क्विज करो. क्विज करो बेटा. बेटा क्विज करो. सृष्टि, प्रियांशु डागर, क्षितिज. ये जो रेड वाला आइकन है ना बेटा, अपने वाला जो स्क्रीन है जहाँ पे आपका नाम दिखाई दे रहा है ना उस पे एक बार टैप करो
और उसके बाद रेड वाले आइकॉन पर टैप कर दो एक बार। हाँ गौतम, लीव द मीटिंग।